जब हमने इस वीडियो का पिछला एडिशन इस साल फरवरी में किया था, उसके बाद से मार्केट में काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। यूएस ईरान वॉर शुरू हुआ और उसका सीधा असर मार्केट्स पर पड़ा। इसी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस तेजी से बढ़कर $118 पर बैरल तक पहुंच गया। क्रूड के महंगे होने की वजह से इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगे। इसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे बैंक्स ने रेट बढ़ा दिए। वहीं आरबीआई ने रेपो रेट तो चेंज नहीं किए, लेकिन उन्हें ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया और इन्फ्लेशन फोरकास्ट को भी बढ़ा दिया। दूसरी तरफ एआई स्टॉक्स में जबरदस्त रैली की वजह से साउथ कोरिया, ताइवान के स्टॉक मार्केट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया से भी आगे हो गए। इसी दौरान यूएस में स्पेस एक्स भी लिस्ट हुई। कंपनी ने आईपीओ के थ्रू $75 बिलियन रेज किए और कुछ समय के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बावजूद मार्केट ने पिछले 3 महीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब मार्केट इवेंट्स के बीच टॉप फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या किया है और अपने पोर्टफोलियो को कैसे एडजस्ट किया है। इसी बात का जवाब इस वीडियो में देंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। अब टॉप फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियोज में होने वाले चेंजेस हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि बदलते हुए मार्केट कंडीशंस में वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम उनके पोर्टफोलियो को 3 एंगल से एनालाइज करेंगे: कैश पोजीशंस, मार्केट कैप मूवमेंट्स और सेक्टोरल मूव्स। लेकिन इस वीडियो के इनसाइट को पूरा फायदा के लिए इसको एंड तक जरूर देखें। चलिए पहले देखते हैं कि हमने टॉप फंड मैनेजर्स को कैसे सिलेक्ट किया। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस यू हैव अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जैसे आपने केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए, रिस्क बैलेंस किया और रिमेन डिसिप्लिन्ड। लेकिन रिस्क और अंडर परफॉर्मेंस क्वाइटली आपके पोर्टफोलियो में क्रीप कर लेते हैं विदाउट यू नोटिसिंग। इसलिए हमने बनाया है ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सच में 10 on 10 है या सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर बताते हैं और साथ में भी हाउ यू स्कोर ऑन 4 की पिलर्स। तो यू कैन सी हाउ योर पोर्टफोलियो रेट्स ऑन परफॉर्मेंस, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड योर ओन इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स। और साथ में यू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द स्कोर। सो डू चेक इट आउट। मार्केट में काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। इसलिए इस एनालिसिस के लिए टॉप फंड मैनेजर्स को शॉर्टलिस्ट करने का काम आसान नहीं था। फंड मैनेजर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने उन इक्विटी फंड कैटेगरीज को प्रेफरेंस दी जहां पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर किसी फंड की मैंडेट ही काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है तो उस फंड का पोर्टफोलियो फंड मैनेजर की इंडिपेंडेंट चॉइस को सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब इसी की वजह से हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू फोकस्ड और ईएलएसएस फंड्स को कंसीडर किया। ये कैटेगरीज फंड मैनेजर्स को पोर्टफोलियो शिफ्ट करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। इसके बाद हमने इन कैटेगरीज में एसेट्स के हिसाब से सबसे बड़े फंड्स के फंड मैनेजर्स को सिलेक्ट किया। इसके साथ ही हमने उनके दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स को भी कंसीडर किया जो कि वो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। हमने ये भी इंश्योर किया कि ये फंड मैनेजर्स कम से कम पिछले कुछ सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हों ताकि पोर्टफोलियो में होने वाले चेंजेस उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को क्लियरली रिफ्लेक्ट करें। अब आपकी स्क्रीन पे उन टॉप फंड मैनेजर्स के नाम और डाइवर्सिफाइड फंड जो वो मैनेज करते हैं दिए गए हैं। हमारी लिस्ट ऑफ टॉप फंड मैनेजर्स में इस बार शामिल हैं पराग पारेख म्यूचुअल फंड के राजीव ठाकर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के शंकर नरेन, कोटक म्यूचुअल फंड के हर्ष उपाध्याय, मिराई एसेट फंड के नीलेश सुराना और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के शैलेश राज भान। यहाँ एक बात नोट करें कि हमने शंकर नरेन के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को भी इंक्लूड किया है जो एक थीमेटिक फंड है। ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है लेकिन ये मार्केट कैप्स के अक्रॉस फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है और इसी वजह से हमने इस पे भी अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाया है। अब हमारे पिछले एडिशन के कंपैरिजन में इस बार एक बदलाव हुआ है। इस बार शैलेश राजभान लिस्ट में एंटर हुए हैं और आर श्रीनिवासन लिस्ट से एग्जिट हो गए हैं। अब इसका रीज़न ये है कि श्रीनिवासन अब एसबीआई मल्टीकैप फंड को मैनेज नहीं करते हैं, इसलिए उनके टोटल मैनेज एसेट्स कम हो गए हैं। वहीं शैलेश राजभान निपॉन इंडिया मल्टीकैप फंड को मैनेज करते हैं। ये इस कैटेगरी का सबसे बड़ा मल्टीकैप फंड है और इसका एयूएम कैटेगरी के दूसरे सबसे बड़े फंड से 2 गुना भी ज़्यादा है। भान निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में प्रेसिडेंट और सीईओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बाकी 4 फंड मैनेजर्स भी अपने अपने फंड हाउस के सीईओ हैं। अब ये सभी फंड मैनेजर्स कई सालों से अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, सो ये दिखाता है कि फंड्स के पोर्टफोलियोज में उनकी एक डीप इम्प्रिंट है। अब इन सभी फंड्स को मिला के ये फंड मैनेजर्स 4.55 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक बना देता है। एक फंड हाउस जो इस लिस्ट में नहीं है वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का यूम 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है,
लेकिन इस फंड के करंट फंड मैनेजर अमित गनात्रा ने इस स्कीम को सिर्फ फरवरी 2026 के बाद से मैनेज करना शुरू किया है। इसलिए उनका इस फंड के साथ एक लॉन्ग हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से HDFC म्यूचुअल फंड हमारी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इन टॉप फंड मैनेजर्स ने इन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में क्या चेंजेस किए हैं: कैश होल्डिंग्स, मार्केट कैप्स और सेक्टर्स। शुरू करते हैं कैश होल्डिंग से। अगर आप सोच रहे हैं कि कैश होल्डिंग देखना जरूरी क्यों है, तो पहले इसका रैशनल समझते हैं। कैश होल्डिंग को मार्केट वैल्यूएशंस का एक प्रॉक्सी माना जा सकता है। मतलब अगर किसी फंड में कैश होल्डिंग ज़्यादा है तो हो सकता है कि फंड मैनेजर को मार्केट वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही हैं और वो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा है। और अगर कैश होल्डिंग्स कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि फंड मैनेजर को करंट वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही हैं और वो ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात समझना भी ज़रूरी है। काफ़ी फंड मैनेजर्स और AMC कैश कॉल्स लेना पसंद नहीं करते। मतलब वो हर वक्त लगभग फुली इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं और मार्केट में कैश रखना या नहीं रखना ये डिसीजन इन्वेस्टर पर छोड़ देते हैं। अब ये बात ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि हमारे सिलेक्ट के फंड मैनेजर्स के फंड्स में कैश लेवल्स क्या रहे हैं। अब यहाँ हम दो चीज़ों को देखेंगे, एब्सोल्यूट लेवल्स और कैश होल्डिंग्स का ट्रेंड। सबसे पहले देखते हैं राजीव ठक्कर के फंड्स। राजीव ठक्कर के दोनों फंड्स में कैश होल्डिंग्स का ट्रेंड लगातार नीचे गया है। पिछले 6 महीनों में पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड में कैश होल्डिंग लगभग 7 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है और वहीं ELSS फंड में कैश होल्डिंग लगभग 11 परसेंटेज पॉइंट्स तक गिर गई है। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड ने अभी भी कैश होल्डिंग काफ़ी हाई है, लेकिन हिस्टोरिकली भी इस फंड ने कंपैरेटिवली ज़्यादा कैश मेंटेन किया है। आज की कैश होल्डिंग्स लगभग उसी लेवल पे के आसपास हैं जो करीब 3 साल पहले देखने को मिली थी। ओवरऑल देखा जाए तो राजीव ठक्कर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और शायद उनके करंट मार्केट वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही हैं। अब बात करते हैं शंकर नरेन की। नरेन के दोनों फंड्स में भी कैश होल्डिंग्स कम हुई हैं और करंटली वो उनके लोएस्ट लेवल्स पर हैं बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट्स कंसिडर्ड। अब इससे लगता है कि मार्केट वैल्यूएशंस को लेकर उनकी सोच राजीव ठक्कर जैसी ही है। चलिए अब देखते हैं कि हर्ष उपाध्याय ने क्या किया है। यहाँ हमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। उनके फ्लेक्सिकैप फंड में कैश एलोकेशन बढ़ा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में कैश एलोकेशन कम हुआ है और ELSS फंड में कैश होल्डिंग लगभग स्टेबल रहा है। इसके साथ ही अगर एब्सोल्यूट कैश लेवल्स देखें तो वो जनरली काफ़ी लो रहे हैं। अब इसलिए पॉसिबल है कि हर्ष उपाध्याय एक्टिवली कैश कॉल्स नहीं लेते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहना प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं नीलेश सुराना की। एग्रीगेट बेसिस पर देखा जाए तो सुराना के फंड्स में अभी कैश एलोकेशंस कम हुए हैं। हाँ, पिछले 6 महीनों में थोड़ा सा अपटिक जरूर देखा गया है, लेकिन ओवरऑल कैश लेवल्स काफ़ी लो हैं। इसलिए ये कहना ठीक होगा सुराना भी कैश कॉल्स लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनके फंड्स में जो थोड़ा बहुत कैश था वो भी ओवरऑल कम हुआ है और ये उनके बुलिश स्टैंड की तरफ ही इशारा करता है। अब बात करते हैं शैलाश राज भान की। भान भी एब्सोल्यूट टर्म्स में काफ़ी लो कैश होल्डिंग्स मेंटेन करते हैं और उनका निपॉन इंडिया मल्टीकैप फंड में पिछले 6 महीनों में कैश होल्डिंग में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। अब अगर इन पांचों टॉप फंड मैनेजर्स को एक साथ देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट्स को लेकर उनका व्यू बुलिश ही नज़र आता है और ये बात इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स की उम्मीद ज़रूर बढ़ाती है। अब चलिए चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि पांचों फंड मैनेजर्स ने मार्केट कैप एलोकेशन में क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजीव ठक्कर की। ठक्कर ने अपने ELSS फंड में स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाया है। नवंबर 2024 में स्मॉल कैप्स में उनका एलोकेशन लगभग 8% था, वो भी बढ़कर 19% हो गया है। इसके अलावा उन्होंने लार्ज कैप्स में भी एलोकेशन बढ़ाया है जो अब लगभग 71% है। उनके पराग पर एक फ्लेक्सिकैप फंड में भी लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा है और ये लगभग 64% है, लेकिन फंड में उनका स्मॉल कैप एक्सपोजर भी अभी काफ़ी कम है। इसे एक बड़ी वजह फंड का मैसिव साइज हो सकता है जो 1.41 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इतने बड़े फंड्स के लिए रेगुलेटरी लिमिट के अंदर रहकर स्मॉल कैप स्टॉक्स में मीनिंगफुल एलोकेशन लेना आसान नहीं होता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके दोनों फंड्स में मिड कैप एक्सपोजर सिंगल डिजिट में ही है। मतलब ठक्कर की पोजीशनिंग देखी जाए तो वो लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर पॉजिटिव नजर आते हैं, जबकि मिड कैप से वो थोड़ा दूर दिखते हैं। वहीं शंकर नरेन के दोनों फंड्स देखें तो उनकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस लार्ज कैप लगती है। उनके वैल्यू फंड में लार्ज कैप एलोकेशन बढ़कर 85% हो गया है। वहीं इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में लार्ज कैप एलोकेशन बढ़कर 68% तक पहुंच गया है। जहां वैल्यू फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर काफ़ी कम है, वहीं इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में दोनों एक डिसेंट एक्सपोजर बना हुआ है। लेकिन दोनों फंड्स में एक बात कॉमन है और वो है लार्ज कैप्स के लिए उनकी प्रेफरेंस। चलिए अब आते हैं हर्ष उपाध्याय पे। हर्ष उपाध्याय की पोजीशनिंग देखी जाए तो वो मिड कैप को फेवर करते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मिड कैप एलोकेशन हाई रखा है बल्कि पिछले 6 महीनों से उसको बढ़ाया भी है।
अब इसका सीधा असर ये हुआ है कि उनका लार्ज कैप एक्सपोजर थोड़ा कम हो गया है। नीलेश सुराना का व्यू पॉइंट हर्ष उपाध्याय जैसा ही नजर आता है। उनके दोनों फंड्स में मिड कैप एलोकेशन बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने अपने ईएलएसएस फंड में स्मॉल कैप एक्सपोजर भी बढ़ाया है और इसी वजह से उनका लार्ज कैप एलोकेशन कम हुआ है। फाइनली शैलेश राजभान एक काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। वो किसी एक मार्केट सेगमेंट की तरफ ज़्यादा बायस नज़र नहीं आते। मल्टी कैप फंड्स के लिए रेगुलेटरी रूल के हिसाब से कम 25% लार्ज, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना होता है। भान लगता है इसी मिनिमम एलोकेशन रूल को फॉलो कर रहे हैं और बाकी बचा हुआ एलोकेशन वो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन पांचों फंड मैनेजर्स की मार्केट कैप बेट्स की समरी अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त स्मॉल कैप्स की पोजीशनिंग सबसे स्ट्रांग नज़र आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांचों में से कोई भी फंड मैनेजर स्मॉल कैप को लेकर बेरिश नहीं दिख रहा है। दो फंड मैनेजर स्मॉल कैप पर बुलिश हैं जबकि बाकी तीन न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हैं। अब जब हम बुलिश या बेरिश कह रहे हैं तो उसका मतलब एलोकेशन में हुए चेंज से है, ना कि सिर्फ उसके एब्सोल्यूट लेवल पर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी एनालिसिस पे, जो है सेक्टोरल मूव्स। फंड मैनेजर के सेक्टोरल मूव्स को एनालाइज करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि सेक्टर एलोकेशन काफ़ी वेरिड हो सकते हैं। साथ ही एलोकेशन टाइम के साथ दो मेन वजह से बदलते हैं, पहला फंड मैनेजर का इंटरवेंशन और दूसरा प्राइस मूवमेंट। इसलिए इस एनालिसिस में हम उन मीडियम टर्म सेक्टोरल मूव्स पर फोकस करेंगे जो फंड मैनेजर्स की कन्विक्शन को दिखाते हैं। ऐसे चेंजेस ज़्यादा स्ट्रक्चरल होते हैं और इसी वजह से मीनिंगफुल इंसाइट देते हैं। यहाँ भी हम सेक्टर्स को एलोकेशन में हुए चेंजेस के बेसिस पर ही एनालाइज करेंगे। इसलिए जब हम किसी सेक्टर को बुलिश या बेरिश कहेंगे तो उसका मतलब एब्सोल्यूट स्टेटस से नहीं बल्कि एलोकेशन से आए बदलाव से होगा। साथ ही यहाँ ट्रेंड को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ उनके सेक्टर्स की नहीं बात करेंगे जहां लोकेशन का ट्रेंड क्लियरली ऊपर या नीचे गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं राजीव ठक्कर के दोनों फंड्स। ठक्कर फिलहाल बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। उनके दोनों फंड्स में पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें तो बैंकिंग सेक्टर का एलोकेशन लगातार बढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यानी नवंबर 2025 से मई 2026 के बीच बैंकिंग एलोकेशन में एक थोड़ी सी गिरावट या करेक्शन जरूर देखने को मिली। वहीं अगर बेयरिश सेक्टर्स की बात करें तो उनके दोनों फंड्स में ऐसा कोई क्लियर या कॉमन पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं शंकर नरेन की, क्योंकि आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू फंड और आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग तरह से देखते हैं। आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू फंड में नरेन बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। पिछले 3 साल में बैंकिंग सेक्टर में उनका एलोकेशन 14% से बढ़कर 26% से ज़्यादा हो गया है। वही एफएमसीजी सेक्टर में एलोकेशन सिर्फ 2% से अब डायरेक्ट 9% तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ इस फंड में नरेन क्रूड ऑयल और फाइनेंस सेक्टर को लेकर बियरिश हैं। क्रूड ऑयल सेक्टर में उन्होंने अपना एलोकेशन 12% से घटाकर 7% कर दिया है और फाइनेंस सेक्टर में एलोकेशन 9% से रिड्यूस होकर अब सिर्फ 3% रह गया है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की, जहां नरेन खास कर आईटी सेक्टर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। वैसे ये बात ज़्यादातर लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज फंड एक स्पेशल सिचुएशंस फंड है जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो किसी यूनिक चैलेंज या टेम्परेरी फेज से गुजर रहे होते हैं। इस फंड में नरेन टेलीकॉम, पावर, हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर्स को लेकर बेयरिश हैं। इन सेक्टर्स में उन्होंने अपना एलोकेशन लगभग आधे से लेकर 3/4 तक कम कर दिया है। अब आते हैं हर्ष उपाध्याय पे, जो अपने तीनों फंड्स में फाइनेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। इन फंड्स में उन्होंने फाइनेंस सेक्टर्स का एलोकेशन 7 परसेंटेज पॉइंट तक बढ़ाया है, जो उनके बुलिश स्टैंड को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी तरफ हर्ष उपाध्याय ऑटो और एफएमजी सेक्टर्स को लेकर बियरिश हैं। ऑटो सेक्टर में उनका एलोकेशन तीनों फंड्स में 8 परसेंटेज पॉइंट्स तक रिड्यूस हुआ है, लेकिन नवंबर 2024 के बाद ये एलोकेशन स्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन एफएमसीजी को लेकर उनका स्टैंड काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। तीनों फंड्स में एफएमसीजी एलोकेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो अप टू 6 परसेंटेज पॉइंट्स तक की है। और एज ऑफ मई 2026 उनके लार्ज एंड मिड कैप फंड में एफएमसीजी सेक्टर का एक्सपोजर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं नीलेश सुराना की। सुराना का फेवरेट सेक्टर हेल्थ केयर लगता है। उनके दोनों फंड्स में हेल्थ केयर सेक्टर्स का एलोकेशन 4 और 5 परसेंट पॉइंट से बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ वो फाइनेंस और आईटी सेक्टर्स को लेकर बेरिश नज़र आते हैं। फाइनेंस सेक्टर में उनके दोनों फंड्स का एलोकेशन कम हुआ है, लेकिन ये गिरावट खासकर उनके ईएलएसएस फंड में ज़्यादा देखने को मिली है, जब फाइनेंस एलोकेशन लगभग 5 परसेंट पॉइंट से रिड्यूस हुई है। आईटी सेक्टर का कंक्लूजन निकालते वक्त थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई को लेकर कंसर्न की वजह से पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर खुद प्रेशर में रहा है। इसके बावजूद उनके ईएलएसएस फंड में आईटी एलोकेशन लगभग 4 परसेंटेज पॉइंट्स कम हुआ है, जो उनके आईटी सेक्टर को लेकर कुछ हद तक कॉशियस स्टैंस की तरफ इशारा करता है। फाइनली आते हैं हमारे नए एंटर शैलेश राजभान पर।
Let's take a look at Shailesh Rajbhan's Nippon India Multicap Fund. भान अपने इंडिया मल्टीकैप फंड में खासकर पावर और एफएमसीजी सेक्टर्स को लेकर पॉजिटिव नजर आते हैं। पावर सेक्टर में उनका एलोकेशन सिर्फ 1% से बढ़कर 5.5% तक हो गया है। वहीं एफएमसीजी सेक्टर का एलोकेशन पिछले 3 सालों में 3% से बढ़कर 7% तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भान बेरिश नजर आते हैं। पिछले 3 सालों में उन्होंने दोनों सेक्टर्स में अपना एलोकेशन लगभग आधा कर दिया है। अब इन पांचों फंड मैनेजर्स के सेक्टोरल बेट्स का समरी आप देख सकते हैं। एक सेक्टर जो बेयर्स साइड पर सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है वो है फाइनेंस। 5 में से 3 फंड मैनेजर्स फाइनेंस सेक्टर को लेकर नेगेटिव नजर आते हैं और इन्वेस्टर्स को इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो 2 जगह बुलिश लिस्ट में दिखता है और किसी भी मेजर बेयरिश लिस्ट में नहीं नजर आता। सो ये सेक्टर भी स्टैंड आउट करता है। चलिए अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम यानी आईटी सेक्टर की। सभी फंड्स में आईटी सेक्टर का एक डिसेंट एलोकेशन है जो लगभग 5% से लेकर 16% के बीच बैठा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक ईएलएसएस और आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू, ये वो फंड्स हैं जहां आईटी सेक्टर का एलोकेशन सबसे ज़्यादा है। अगर पिछले 3 सालों का एलोकेशन चेंजेस को देखें तो दोनों आईसीआईसीआई पोटेंशियल फंड्स यहाँ स्टैंड आउट करते हैं जो नरेन के पॉजिटिव स्टैंड की तरफ इशारा करते हैं। वहीं अगर मार्केट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पिछले 3 सालों में आईटी इंडेक्स खुद ही लगभग 3% गिरा है। इसलिए एलोकेशन में आए इस डिप के पीछे मार्केट प्राइस फॉल का भी एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। इसके बावजूद अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर फंड्स अपने आईटी एक्सपोजर को होल्ड कर रहे हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू डिड, please share with your friends and family. I'll be back soon with another video. Till then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.